नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस के बारे में। ये हमारा जो वीडियो होगा ये पार्ट 1 होगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम्स दे रहे हैं लाइक एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस का आप एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम में काफ़ी ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस को। और इस फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये पार्ट 1 है। इसी तरह से पार्ट 1 सीरीज में हम पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से कंप्लीट करेंगे, पार्ट 3 इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं हम आरबीआई के बारे में। आज हम इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन बताएंगे आरबीआई की एस्टैब्लिश कैसे हुई, कैसे आरबीआई आया जो सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में हम बताते हैं कि आरबीआई है क्या, इसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ये आरबीआई जो हम लिखा है हमने इसका फुल फॉर्म पहले लिखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को हम लिखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ताकि बच्चों को काफ़ी, या आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको काफ़ी हेल्प करे, ठीक है। इसको हिंदी में हम बोलेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। जितने भी बैंक्स है भारत में, सभी बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर आरबीआई आया कैसे। तो देखिए 1917 की बात है, 1917 की बात है। हमारे देश में 1200 से ज्यादा बैंक वर्क कर रहा था इंडिया में, 1200 प्लस बैंक थे। कहाँ पे? बैंक्स इन इंडिया। इससे ज्यादा बैंक हमारे देश में काम कर रहे थे। काफी बैंक था भारत में पहले के समय में। अभी भारत में इतना बैंक है कि दुनिया के किसी देश में इतने बैंक नहीं जितना कि अभी भी भारत में इतने बैंक्स है। तो 1917 की बात है, 1917 में 1200 प्लस बैंक थे इंडिया में। और ये जितने भी बैंक्स थे ये सभी बैंक पैसा लगाते थे कहाँ पे? अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में। यानी फाइनेंशियल मार्केट कहाँ का? क्योंकि वहां से अच्छी खासी इसको अर्निंग मिल जाती थी। तो फाइनेंशियल मार्केट अमेरिका का उस समय बहुत बूम था, वहीं पे पैसे लगाते थे। कहाँ की बैंक? इंडिया के सारे बैंक्स पैसे इसी में लगाते थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1929 से लेकर 30 की इसका अप्रॉक्स अमेरिका में क्या आया? ग्रेट डिप्रेशन आ गया, ठीक है। वहां पे काफी अच्छी इकोनॉमी चल रही थी, इंडिया के सारे बैंक यही पैसा लगा रहे थे। वहां पे क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन आया। तो ग्रेट डिप्रेशन मतलब महामंदी, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? महामंदी आया अमेरिका में। तो यानी मीन्स ये आप बोलिए ना, अपने भाषा में हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई वहां पे, ठीक है। तो उसके यहाँ पे जब महामंदी आया 1929 में, यानी 1929 से 30 के अप्रॉक्स, तो महामंदी आने से अमेरिका में जितनी भी बैंक्स पैसा लगाए थे इंडिया के, उनमें से 1200 बैंक लगभग लगाए थे पैसा, 1050 बैंक क्या हुआ? दिवालिया हो गया। तो मुश्किल से कितने बैंक बचे? 150 बैंक रिमेनिंग वो बचे, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 1917 के आसपास हमारे देश में 1200 से ज्यादा बैंक थे। ये सभी बैंक अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते थे। अचानक क्या हुआ? 1929-30 में अमेरिका में महामंदी आई, जिसके कारण 1050 बैंक इंडिया का दिवालिया हो गया वहां पैसे, क्योंकि सबके पैसे डूब गए। वहां मंदी आएगा तो ऑब्वियस है इनके पैसे डूब गए। मुश्किल से 1050 बैंक वहां पे बच पाया। कहां पे? इंडिया में। तो उस समय जो है हमारे दिमाग में जो है, सो सबके दिमाग में ये आ गया इंडिया में कि आखिर इतना बैंक कैसे दिवालिया हुआ। तो उस सब में जो है ना बैंकों पे काम करना स्टार्ट कर दिए। तो उस समय जो है ना, बहुत पुराना जो है 1929-30 से पहले की बात बताए, हमारे देश में एक इकोनॉमिस्ट थे जो अंग्रेज थे, उनका नाम था हिल्टन। उसने क्या किया? आरबीआई को जो है एक रॉयल कमीशन का स्थापना की और उस कमीशन के तहत हमारे देश में आरबीआई का स्थापना किया। क्योंकि हुआ क्या था मैं बताता हूं, 1929-30 में बैंक जब दिवालिया हुआ तो 1932 के अप्रॉक्स हमारे देश में सभी बैंकों को रिव्यू किया गया। द बैंकिंग रिव्यू। बैंकिंग रिव्यू कब हुई? बैंकिंग रिव्यू हुआ 1932 में। इस समय बैंकिंग को रिव्यू इसलिए किया गया कि आखिर बैंक दिवालिया हुआ क्यों। तो पता चला कि ये सभी बैंक का कोई रेगुलेटर नहीं था, ये सारे एक ही मार्केट में पैसा लगा दिया था। क्योंकि अगर उसको गाइड करने वाला होता तो 1200 बैंक को अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में नहीं लगाने देता, डिफरेंट मार्केट में लगता। एटलीस्ट एक साथ तो सारे बैंक दिवालिया नहीं होता। लेकिन इसको रिव्यू किया तो पता चला इनका रेगुलेटर नहीं है। इसीलिए उसी समय डिस्कस करके बोला बैंक
एक ऐसा बैंक बनाओ जिसमें जो भी 150 बैंक बचे हैं उनको एटलीस्ट कम से कम रेगुलेट करे, ठीक है। तो उसी साल क्या किया, तो हमारे देश में द रॉयल कमीशन, कौन सा, तो यहाँ पे द आरबीआई वाज स्टार्टेड, द आरबीआई यहाँ पे लिख लीजिए, द आरबीआई वाज स्टार्टेड, ठीक है, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ, ये सब लिखते चलेंगे, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन एंड यंग कमीशन। ये कमीशन जो है 1926 में कमीशन बना था, हिल्टन एंड यंग कमीशन, यानी हिल्टन और यंग इकोनॉमिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे कमीशन बना, या आप इसी को बोल सकते हैं द रॉयल कमीशन, द रॉयल कमीशन एंड द बैंकिंग रिव्यू, 1932, ठीक है। आफ्टर which RBI Act, the RBI Act 1934 was passed and 1st April, and in 1st April, कब, 1st April 1935 RBI was established। अब आया समझ में, देखिए क्या कह रहा है, सब समझिए। पेपर में पहला तो सवाल यहीं से आता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आप यहीं टिक करेंगे 1 अप्रैल 1935 में। देखिए क्या हुआ कि जब 1932 में यानी 1932 में जब बैंकों को रिव्यू किया गया कि बैंक दिवालिया क्यों हुआ, तो पता चला इसके रेगुलेटर नहीं थे। तो 32 में तो ये डिसाइड हुआ कि रेगुलेटर नहीं था, ठीक है, तो बोला क्या, एक रेगुलेटर बनाए। तो उसी साल क्या हुआ कि द आरबीआई वाज स्टार्टेड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन एंड यंग कमीशन। पेपर में पूछेगा कि आरबीआई का स्थापना किस कमीशन के तहत हुई, तो आप लिखेंगे हिल्टन एंड यंग कमीशन के तहत। हिल्टन और यंग दोनों मिलकर के जो है एक कमीशन बनाया था 1926 में, पहले का कमीशन था ये कमीशन का सहयोग से, या आप ये नहीं आएगा एग्जाम में तो आपके पेपर में आएगा आरबीआई का स्थापना किस कमीशन के तहत हुई, तो आप रॉयल कमीशन भी आप बोल सकते हैं। तो आरबीआई वाज स्टार्टेड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन एंड यंग कमीशन, या आप रॉयल कमीशन बोलेंगे। ये कब का कमीशन है, 1926 की बात बता रहा हूं। एंड द बैंकिंग रिव्यू, और बैंकों का रिव्यू कब किया गया, 1934। ये यानी आप आरबीआई के स्टैब्लिश में रॉयल कमीशन और सारे बैंकिंग रिव्यू और या हिल्टन यंग, ये तीनों के सहयोग से, ठीक है, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ 32 में बैंक को रिव्यू किया, 34 में यानी 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। देखिए कोई भी चीज संस्था बनाने से पहले कानून बनता है, उसके बाद उस चीज की स्थापना होती है। तो आरबीआई एक्ट बना 1934 में। देन आरबीआई वाज एस्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935 में। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की क्या कर दिया गया, स्थापना कर दिया गया। तो इस तरह से हिस्ट्री रहा इसका। आरबीआई देखिए कैसे आया, तो पहला सवाल आपको यही पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आप बोलेंगे 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई किस एक्ट के तहत बना, आरबीआई 1934 ये एक्ट बना हुआ है। आरबीआई किस कमीशन के साथ, रॉयल कमीशन या हिल्टन एंड यंग कमीशन के तहत हुआ, ठीक है। अब बनाने का उद्देश्य क्या था कि अमेरिका में महामंदी आई थी, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, और जिसके कारण जो है आरबीआई को बनाना पड़ा, क्योंकि 150 बैंक जो बचे कम से कम इस बैंक को तो रेगुलेट कर ले। तो ये सब चीजें, ये स्टोरी था आरबीआई का स्टार्ट करने का। इसके बाद हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आरबीआई का। तो पहला भी जो हमने बताया आपको यहाँ पे आरबीआई के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब आरबीआई स्टार्ट हुआ था तो आरबीआई
वाज स्टार्टेड 5 करोड़ कैपिटल। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखिए आरबीआई जब इनिशियल में स्टार्ट हुआ था तो आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ 5 करोड़ कैपिटल, 5 करोड़ कैपिटल, ठीक है, एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक, एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक, ठीक है। तो कोई पूछता है कि आरबीआई जब इनिशियल में स्टार्ट हुआ था तो कितने करोड़ के कैपिटल से, तो आप बोलेंगे 5 करोड़ के कैपिटल से, ठीक है। अब दूसरी बात है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि आरबीआई जब बना था तो उस समय कौन सा कमीशन था, आरबीआई का कौन सी कमीशन का था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन के तहत आरबीआई का स्थापना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। या अगर रॉयल कमीशन नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे, हिल्टन एंड यंग कमीशन, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी कमीशन के तहत आरबीआई की स्थापना हुई और ये कमीशन कब हुआ, 1926 का। एंड द बैंकिंग रिव्यू, एंड द बैंकिंग रिव्यू कब हुआ, सभी बैंकों कब रिव्यू किया गया, 1932 में, ठीक है। थर्ड में बन सकता है कि आरबीआई जो है एक्ट कब पास हुआ, तो द आरबीआई एक्ट जो है आपका ध्यान रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 का एक्ट है, ये भी याद रखना है। फिर आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो आरबीआई जो आपके देश में इस्टेब्लिश हुआ उस कब वो स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल 19 जो है आपका 35 को, 1935 को, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का। अब जब आरबीआई स्टार्ट किया था तो उस समय आरबीआई का जो हेड ऑफिस था, या हेड ऑफिस बोलिए या हेडक्वार्टर बोलिए, ठीक है, हेड ऑफिस बोलिए या हेडक्वार्टर बोलिए, ये सब आपको ध्यान रखना है। आरबीआई जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ था, तो आपको ध्यान ये रखना है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता रखा गया, ठीक है। तो इन द ईयर, और उसके बाद में ना इसका शिफ्ट कर दिया गया, तो लिखिए द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई इनिशियली इन द कोलकाता, ठीक है। हेड ऑफिस यहाँ पर हम लिख लीजिए, हेड ऑफिस कहाँ रखा, उस समय जो है इनिशियली कोलकाता में रखा गया था, कोलकाता में, कब, 1935 में, ठीक है, कोलकाता में हेडक्वार्टर रखा था। फिर 2 साल के बाद यानी 1937 में इसकी हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके कहाँ ले गया, मुंबई, ठीक है। पहले वो बम्बई के नाम से हुआ करता था, आज ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो पेपर में आता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है पहले कहाँ था, 1935 में कोलकाता में था, उसके 2 साल के आफ्टर 2 ईयर शिफ्टेड इन मुंबई। तो यहाँ पे इसको बात को लिख लीजिए, ठीक है, कि द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई वाज, यहाँ पे लिख सकते हैं द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज इनिशियली कहाँ था, इनिशियली इस्टेब्लिश इन कोलकाता, ठीक है, पहले कहाँ, कोलकाता में सेट किया, ठीक है। और इन द ईयर, यहाँ पे लिख सकते हैं इन द ईयर 1937, ठीक है, द 1937 द आरबीआई हेड ऑफिस क्या हुआ, शिफ्टेड, कहाँ चला गया, शिफ्टेड कोलकाता टू कहाँ, मुंबई, पहले बॉम्बे करके नाम से होता था ये, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। देखिए जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो उस समय पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक कौन रहा है, आरबीआई रहा है। देखिए बात करते हैं 1935 की बात है, तो 1935 में जो है हमारे देश में ना म्यांमार भी हमारे इंडिया का ही पार्ट था, तो उस समय म्यांमार का भी कैपिटल जो है सेंट्रल बैंक रहा है, कौन सा, आरबीआई। और साथ साथ पाकिस्तान का भी, क्योंकि आपको पता है म्यांमार हमारा इंडिया का पार्ट था, और
म्यांमार, ठीक है, तो उस समय 1935 में, तो उस समय भी सेंट्रल बैंक रहा, म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक रहा आरबीआई। उसके बाद पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक रहा आरबीआई। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पाकिस्तान हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है, म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है, ठीक है, और बांग्लादेश का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है। कौन सा? आरबीआई। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई का जो है नेशनलाइजेशन। देखिए, अगर कोई पूछता है आपसे कि आरबीआई की नेशनलाइजेशन कब हुई, तो आप लिख लीजिए नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। नेशनलाइजेशन मतलब आरबीआई स्टार्टिंग में प्राइवेट था, उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लिया तो वो सरकारी बन गया एक तरह से, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। आरबीआई जो नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को, आ गया समझ में। इसीलिए 1 जनवरी को हम लोग नेशनलाइजेशन डे ऑफ आरबीआई मनाते हैं। कोई पूछता है नेशनलाइजेशन डे ऑफ आरबीआई कब मनाएंगे, तो नेशनलाइजेशन डे ऑफ आरबीआई हम लोग 1 जनवरी को हर साल मनाएंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है, 1 जनवरी एवरी ईयर, ठीक है, 1 जनवरी को। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कोई पूछ देता है तो आप लिख लीजिए बैंक का नेशनलाइजेशन डे कब मनाते हैं। तो देखिए, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1969 को। ये फर्स्ट फेज था, उस पर 14 बैंक नेशनलाइज हुआ था। और सेकेंड जो है 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1980 को सेकेंड फेज में बैंक नेशनलाइज हुआ था, ठीक है, सेकेंड फेज में, ठीक है। तो बैंक ने, तो इसमें हुआ था 14 बैंक नेशनलाइज और इसमें हुआ था 6 बैंक नेशनलाइज। तो पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई को, इसीलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन डे हर साल 19 जुलाई को मनाते हैं। तो नेशनलाइजेशन डे ऑफ बैंक अगर कोई पूछता है तो आप यही बोलेंगे, नेशनलाइजेशन डे ऑफ बैंक। कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे आप? 19 जुलाई, डे ऑफ बैंक इन इंडिया। भारत में आरबीआई का नेशनलाइजेशन का कोई पूछ दे तो 1 जनवरी, बैंकों का नेशनलाइजेशन पूछ दे तो 19 जुलाई। बैंक दूसरी बार में भी नेशनलाइज हुआ, ऐसा नहीं है, सेकेंड फेज में भी हुआ है। जितनी गवर्नमेंट्स बैंक्स है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक, वो सब नेशनलाइज बैंक है। तो ये देखिए, ये 19 बैंक पहली बार में हुआ था, 19 जुलाई को हुआ था, इसीलिए 19 जुलाई को हम बैंकों का नेशनलाइजेशन डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान आपको ये रखना है। अब बात करते हैं बैंकों का नेशनलाइजेशन के बाद, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम बैंकों का नेशनलाइजेशन डे के बाद जो है हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो जो आरबीआई का अगर कोई पूछे फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरबीआई का और फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, इसको बताने से पहले हम बैंक का कर लेते हैं। पहले बैंक का डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आरबीआई का डिस्कस करेंगे। देखिए बैंक का फाइनेंशियल कब से कब होता है, बैंक का नया बुक कब आता है। तो देखिए, बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से बैंक का बुक स्टार्ट होगा, ठीक है, अब से लेकर के नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को इसका क्लोज हो जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर है, ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट ईयर। जैसे 2022 है ना भी, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2023 को जो है इसका क्लोज होगा। तो ये बैंक का फाइनेंशियल होता है 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31, ठीक है, 31 मार्च को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से आपका अगर आरबीआई का अगर पूछा जाए तो आरबीआई का 1 जुलाई से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 30 जून को फाइनेंशियल ईयर जो है इसका क्लोज होता है। उस समय क्या होता है, बैंक काफी बिजी रहता है, इसीलिए बैंक को अपना टाइम दे दिया, इसीलिए आरबीआई अपना बाद में फाइनेंशियल ईयर क्लोज करता है। 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई का होता है। उसी तरह अगर कोई पूछता है आईएमएफ का फाइनेंशियल ईयर कब होता है, तो इसका होता है वह 1 मई से शुरू होता है और 30 जो है अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। अगर कोई पूछ देता है गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, तो बस वही गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर जो है अगर बात करें तो गवर्नमेंट का भी वही होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है
31 मार्च को इसका भी क्लोज होता है। तो ये गवर्नमेंट का भी फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन अगर कोई पूछ दे हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर कब होता है, हम लोग पीपल जो है हम लोग के लिए नया साल कब होता है, तो हम लोगों के लिए तो 1 जनवरी से शुरू करते हैं हम लोग नया साल। 1 जनवरी हमारा नया साल होता है, फिर 31 दिसंबर को हम लोगों का क्या होता है, साल क्लोज हो जाता है। तो हम लोग तो नया साल 1 तारीख को मनाते हैं, लेकिन बैंक अलग मनाता है। बैंक के लिए नया साल कब है, 1 अप्रैल है। आरबीआई का नया साल कब है, 1 जुलाई। IMF के लिए 1 मई, गवर्नमेंट के लिए 1 अप्रैल। इस तरह से फाइनेंशियल ईयर सबके होता है। तो आपके जनरली आरबीआई का पूछेगा फाइनेंशियल ईयर, तो आपको इस तरह से आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई का लोगो का। हम बात करते हैं लोगो किस टाइप से होता है आरबीआई का। तो देखिए अगर हम बात करें तो लोगो क्या होता है, किस तरह से, इसको हम डिस्कस भी करना जरूरी है। तो देखिए आरबीआई का जो लोगो है इस तरह से लोगो है, इस तरह से है। ठीक है, इसमें लिखा रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ये भी लिखा रहेगा, और साथ साथ यहां पर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंग्लिश में लिखी रहेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में रहेगा। और यहां पे जो है इस तरह से, मुझे बनाने तो नहीं आता अच्छे से, फिर भी आप समझ लीजिए। इस तरह से आपका एक है। तो ये क्या है आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका जो है पेड़ है, एक तरह का पाम ट्री है। ये क्या है, पाम ट्री है, काफी बड़ा पेड़ होता है ये। ठीक है, खजूर का पेड़ देखा उसी तरह से है, पाम ट्री है। ठीक है, काफी लंबा पेड़ होता है। और ये जो है ना, ये आपका क्या है, देखिए हमारा नेशनल एनिमल जो है ना टाइगर होता है। पहले अगर हम बात करें, ये लाइन नहीं है, ये क्या है, टाइगर है। ध्यान रखिएगा, क्यों टाइगर है, क्योंकि नेशनल एनिमल हमारा इंडिया का क्या है, नेशनल एनिमल अगर हम बात करें एनिमल ऑफ इंडिया, तो क्या है, टाइगर है। ठीक है, तो ये लोगो आया कहां से है। तो आरबीआई का लोगो कोई पूछता है कि ये बीच में जो पेड़ देख रहे हैं वो क्या है, तो ये पाम ट्री है, और इस लोगो में लाइन है या क्या है ये, तो आप बोल दीजिएगा ये लाइन नहीं है, ये टाइगर है। अब मैं इसका हिस्ट्री बताता हूँ, ये लोगो आया कहाँ से। तो सबसे पहले आप समझिए, देखिए मैं बताता हूँ। पहले क्या हो रहा था, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात बताता हूँ। इंडिया में ना इस तरह से कॉइन चलता था, सिक्का होता था। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में यहाँ लिखा रहता था ईस्ट इंडिया, ठीक है, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से लिखा रहता था। और यहाँ पे जो है ना 1935 यहाँ पे लिखा रहता था इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह से आपका पिक्चर होता था, जैसे ये है। ठीक है, और यहाँ पे पेड़ होता था इस तरह से। और यहाँ जो है ना, यहाँ पे 2 मोहर 1 मोहर इस तरह से कॉइन लिखा रहता, यहाँ पर उर्दू में लिखा रहता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी ना, तो उस समय सिक्का चलता था, उस समय कॉइन चलता था हमारे देश में। तो इसी तरह से 1 मोहर 2 मोहर का कॉइन होता था। अगर मान लिया अगर 2 मोहर अगर कहीं लिखा रहे ना कॉइन में, तो ये समझ लो 35 रुपए के बराबर हो गया आज के डेट में। तो 35 रुपए का हम लोग 2 मोहर, तो 1 मोहर 2 मोहर का कॉइन चलता था। तो इसी से हम कॉपी करके आरबीआई का लोगो बनाए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इस तरह से कॉइन होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसी से हम कॉपी करके ये पाम ट्री ले आए। लेकिन ये क्या होता था उस समय, लाइन होता था। ठीक है, अब हम जबकि हम लाइन न रख करके हम टाइगर रखे हैं, इसलिए टाइगर रखे हैं कि हमारा नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। तो इस तरह हम जो है इसको आगे हम आपको दिखाते भी हैं किस तरह से होता है। तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं 1 मोहर 2 मोहर का कॉइन किस तरह से होता है, तो आपको पूरी तरह से दिखाई दे देगा। देखिए इस तरह से कॉइन होता था हमारा। देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है, और ये देखिए 2 मोहर लिखा हुआ है उर्दू में। यहाँ पे देख रहे हैं लाइन है, और इस तरह से पाम ट्री है। और ये कॉइन की जस्ट रिवर साइड में जो है आपको इस तरह से देख रहे हैं, विलियम जो है आपका इनका नेम किंग है, उनका पिक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कॉइन पहले के जमाना में हम लोग पर गोल्ड कॉइन होता था 2 मोहर 1 मोहर का। ठीक है,
वहीं से जो है आरबीआई का लोगो लिया गया। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आरबीआई का लोगो कहाँ से लिया गया है, क्या कैसे आया है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आरबीआई का के लोगो में ये टाइगर है या लाइन है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे जो है आरबीआई के कौन है अभी प्रेजेंट में गवर्नर। अब हम बात करते हैं गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई का अभी हमारे कौन है गवर्नर्स। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस मैंने देखा है कई बार एग्जाम में आए पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सभी गवर्नर तो याद नहीं रखेंगे, एटलीस्ट कम से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ से फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, यहाँ लिखिएगा फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका क्या नाम था, सर ऑसबॉर्न, यहाँ लिख लीजिए सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये 1935 से 37 तक रहे थे, 2 साल रहे थे। और देखिए रहे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये अंग्रेज लग रहा है ना आपको, नाम से ही पता है, तो ये अंग्रेज थे। ठीक है, तो पहला गवर्नर क्या थे, अंग्रेज थे, तो ये ध्यान रखना है, ये अंग्रेज थे। उसके बाद जो है ना सेकेंड गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन बने, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये जो है सर, यहाँ पे लिखिएगा सर जेम्स टेलर। ठीक है, सर जेम्स टेलर, ये आरबीआई के सेकंड गवर्नर है। ये 1937 से लेकर के 43 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे। और ये भी नाम से आपको लग रहा होगा ये अंग्रेज थे, तो ये भी आपके गवर्नर जो हमारे आरबीआई के अंग्रेज ही थे। तो सेकंड गवर्नर भी अंग्रेज और फर्स्ट गवर्नर भी अंग्रेज। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आरबीआई के पहला गवर्नर कौन थे, तो बता देना आप इस तरह। फिर थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई की अगर हम बात करें तो हमारे आरबीआई के जो थर्ड गवर्नर थे, ठीक है, सर, ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं सीडी देशमुख, ये देशमुख थे। अब ये देखिए, ये नाम से आपको लग रहा होगा कि देशमुख जो है ना ये इंडियन है। ये कब बने थे, 1943, 1943 से 49 तक ये गवर्नर रहे थे। और ये आपके पहला ऐसे गवर्नर थे जो इंडियन थे, ये आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। ठीक है, तो ये इंडियन थे, क्या थे, लेकिन भारतीय थे, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय थे। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो आप लिखेंगे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। वही पहले पूछे जाएंगे पहला इंडियन गवर्नर कौन थे, तो आप इसको लिखेंगे सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। यहाँ आप लिख लीजिए फर्स्ट इंडियन गवर्नर, यही पेपर में आते हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ क्या, आरबीआई। ये ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है आरबीआई का। इसी तरह से ना कई गवर्नर, ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, आप एक बार नेट से लिख भी सकते हैं, सारे गवर्नर को एक बार दिमाग पर रखना चाहिए आपको। ठीक है, जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से हम 23rd नंबर की अगर हम बात करें गवर्नर आरबीआई के, तो 23rd नंबर के जो गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम गोविंद राजन। ठीक है, ये जो है ना ये 2013 से लेकर के 16 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। फिर 24th नंबर के जो आरबीआई के गवर्नर थे ये थे डॉक्टर उर्जित आर पटेल, ये थे हमारे आरबीआई के गवर्नर। ये 2016 से लेकर के आपको 2018 तक रहे। ठीक है, और 25th नंबर के जो गवर्नर हैं आरबीआई के अभी जो प्रेजेंट में है, हम इनका भी नाम ले लेते हैं, श्री शक्तिकांत। क्या है इसका, श्री शक्तिकांत दास, श्री शक्तिकांत दास। ये जो है 2018 से 2018 से टिल नाउ अभी तक यही है हमारे गवर्नर। और यही एक ऐसे गवर्नर है जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का नहीं है, ये सिंपली एक एमए किए हुए हैं। ये क्या है क्वालिफिकेशन इसकी, एमए है। जनरली गवर्नर बनने के लिए इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, जबकि इनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। ये नोटबंदी में बहुत अच्छा काम किए थे, डिमोनेटाइजेशन में, इसीलिए सरकार ने जो है, ठीक है, इसको गवर्नर बनाया। ये एमए किए हैं, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का नहीं है, लेकिन ये आरबीआई के गवर्नर है। क्योंकि जब बीजेपी के सरकार आए थे,
तो उस समय क्या हुआ था कि जो है सो उर्जित पटेल अपनी जो है रिजाइन दे दिए थे, और ये मोदी सरकार ने अपनी तरफ से अपना उसको जैसे उसको लगा फिट है तो ये जो है उसको अपॉइंट कर लिया इस गवर्नर को। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो 25th गवर्नर है, 25th नंबर का है, श्री शक्तिकांत दास है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर स्टूडेंट कहाँ है, आप फटाफट कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिए कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई है, और वो कमेंट आप करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे बात करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई के पहला गवर्नर कौन थे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट गवर्नर, उसके बाद आरबीआई के थर्ड गवर्नर, और अभी प्रेजेंट में कौन है, और वो प्रेजेंट वाले जो गवर्नर है वो किसके जगह पे आया है, यानी आपको 4 इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, अभी प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, प्रेजेंट गवर्नर जो आरबीआई के आए हैं वो कितने नंबर के गवर्नर हैं, और वो किसके जगह पे आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, पूछ दिया गया है। तो ये इस तरह से आपको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। देखिए आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, ये भी जानकारी जरूरी है। डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, देखिए देयर आर 4 डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई में टोटल मिलाकर 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। अभी प्रेजेंट में कौन है ये भी अपडेट रखना है, और आप जिस समय एग्जाम देने जाएंगे उस समय अपडेट जरूर करके जाएंगे। तो मैं अभी का प्रेजेंट में लिख देता हूं, जैसे टी रवि शंकर, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिएगा टी रवि शंकर, ये थोड़ी सी गैप देकर मैं लिख रहा हूँ, टी रवि शंकर SANKAR, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है फॉर 3 ईयर, यानी 2021 से है तक जो है सो ये लगातार काम कर रहा है। ये किसकी जगह पे आया है, तो ये पहले थे ना बीपी कनुंगो, उसी की जगह पे आया है, कनुंगो इसी की जगह पे आया। उसके बाद कौन है, उसके बाद महेश कुमार जैन, ठीक है, MK जैन, महेश कुमार जैन, ये भी आरबीआई के क्या है, डिप्टी गवर्नर है। उसके बाद माइकल पात्रा, MD पात्रा भी हम इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, माइकल पात्रा, ये आरबीआई का, ठीक है, जो है इसको हम लोग कभी बार MD पात्रा भी बोल देते हैं। ठीक है, ये भी आरबीआई के क्या है, हमारे डिप्टी गवर्नर्स हैं। ठीक है, माइकल पात्रा। उसके बाद जो है ना, उसके बाद है M करके राजेश्वर रॉय, ये भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, राजेश्वर राव। ठीक है, ये 2020 से कार्यरत है अभी। ठीक है, तो यही डिप्टी गवर्नर हैं, 4 है हमारे अभी आरबीआई के प्रेजेंटली। देखिए ये चेंज हो सकता है, जब भी आप एग्जाम देने जाए तो उस समय आप एक बार नेट से अपडेट करके जरूर जाए, और ये इस तरह से पढ़ेंगे कि अभी प्रेजेंट में कौन और वो किसके जगह पे आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 204 मिनट के बाद हम इस पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि टोटल आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसमें कितने मेंबर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 21 जो है ना, आपको मेंबर होते हैं, 21 मेंबर होते हैं आरबीआई में। इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें 21 मेंबर होते हैं। तो कैसे होता है 21 मेंबर, तो अब मैं बताता हूँ। देखिए 2 आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, यानी हम बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये 2 मेंबर होते हैं। और 10 मेंबर हो जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, और 4 जो होते हैं ना, वो जो होते हैं डायरेक्टर लेवल के। ठीक है, जो डायरेक्टर होते हैं फ्रॉम जोनल ऑफिस। ठीक है, 4 डायरेक्टर बैठते हैं कहाँ, डायरेक्टर ये जोनल ऑफिस में, जोनल ऑफिस। तो और बाकी जो है अब कितने हो गए आपके, 2, और ये आपके 10 हो गया, ये 4 हो गया जोनल ऑफिस में, और 2 हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो कितने हो गए अभी, हाँ, तो जोनल ऑफिस में, जैसे जोनल आरबीआई के ना जोनल ऑफिस, एक तो दिल्ली है, एक मुंबई है, और एक जो है आपका
कोलकाता और एक चेन्नई हो गया। 4 जोनल ऑफिस है आरबीआई का। तो सभी में एक एक जोनल ऑफिस में डायरेक्टर बैठते हैं। और 4 हो गए डेप्टी गवर्नर, आपके डेप्टी गवर्नर आरबीआई के, और एक जो है आपका हो गया गवर्नर। तो टोटल मिला के कितने हो गए? टोटल हो गए 21 मेंबर। यही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के टोटल मेंबर्स हैं। 21 मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आरबीआई जो है ना, आरबीआई का मैं अगर हम बात करें तो आरबीआई का अगर हम डिस्कस करें हेड ऑफिस कहाँ है, तो आरबीआई का जो है ना हेड ऑफिस जो है ये है मुंबई में। ठीक है, और इस हेड ऑफिस के अंदर 4 जो है पूरा देश को रेगुलेट करने के लिए क्या किया, दिल्ली में एक जोनल ऑफिस बनाया, एक कोलकाता में बनाया आरबीआई ने, एक मुंबई में बनाया, ठीक है, और एक जो है आपका चेन्नई में बनाया। तो जो इधर आपके नॉर्थ साइड के होंगे उसको दिल्ली रेगुलेट करेगा सारे बैंकों को, और इधर जो है कोलकाता ईस्ट में हो गया, और साउथ में हो गया चेन्नई, और वेस्ट में हो गया मुंबई। तो ये है आरबीआई के जोनल ऑफिस। क्या है? जोनल ऑफिस। तो पूरे देश में आरबीआई के कितने जोनल ऑफिस हो गए? 4। अब दिल्ली जोन में अब कई सारा रीजनल ऑफिस है आरबीआई का, ध्यान रखिएगा। जैसे जयपुर हो गया, तो जयपुर में जो ये सब क्या है? रीजनल ऑफिस है। जैसे आपका लखनऊ हो गया, तो लखनऊ हो गया, तो ये सब रीजनल ऑफिस है। कानपुर हो गया, ये रीजनल ऑफिस है, दिल्ली जोन को रिपोर्ट करेगा। अब जैसे पटना है, तो पटना कहाँ जाएगा? तो पटना का जो आपका जो पटना हो गया, कोलकाता हो गया, रांची हो गया, ये सब जो है ना आपका कोलकाता को रिपोर्ट करेगा। उसी तरह साउथ वेस्ट में जो है जितने भी होंगे वो सब रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, किसको? मुंबई को। और उसी तरह साउथ में जो भी हो गया ये सब रीजनल ऑफिस है। कुछ ऐसे हैं कोलकाता में, जैसे कोलकाता जैसे आप पूरब साइड में हो, जैसे अगरतला हो गया, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट्स है उनमें क्या होता है ना, रीजनल ऑफिस तो होते ही हैं, साथ साथ रीजनल के भी नीचे होता है सब रीजनल ऑफिस, ध्यान रखिएगा। तो एक रीजनल ऑफिस के अंदर कई सब रीजनल ऑफिस है। तो अगर हमारे देश में देखा जाए तो काफ़ी रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस की अगर संख्या देखा होगा तो 20 से ज़्यादा ही है। 20 से ज़्यादा ही सब रीजनल ऑफिस है। रीजनल ऑफिस का अगर हम देखा तो अप्रॉक्स मान कर चलिए 30 का अप्रॉक्स जो है ना 30 से प्लस होगा रीजनल सब रीजनल ऑफिस मिला करके। एक बार देख लीजिएगा आप नेट पे, ठीक है। तो हमारे देश में 1 हो गया हेड ऑफिस, 4 हो गया जोनल ऑफिस, बाकी सब रीजनल ऑफिस सब रीजनल ऑफिस में आते हैं। अब ये क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे रिपोर्ट कौन करता है। जैसे जितने भी बैंक्स है ना, सब बैंक जो है ना अपना जो है सो सारा चीज आरबीआई के रूल रेगुलेशन को फाइलिंग को मेंटेन करके उसका रिपोर्ट देगा जयपुर को, रीजनल ऑफिस को। जयपुर का रीजनल ऑफिस किसको रिपोर्ट करेगा? दिल्ली के जोनल ऑफिस को। दिल्ली का जोनल ऑफिस जो है हेड ऑफिस को रोकला। इस तरह से हायरार्की बनी हुई है, सभी बैंकों को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। अब आरबीआई के जो गवर्नर्स होते हैं ना उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत सरकार करता है। तो गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, ठीक है, जो भी होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना आरबीआई के, उनके जो है ध्यान रखिएगा गवर्नर्स जो भी होते हैं या डिप्टी गवर्नर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नियुक्त करता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ, तो ये भी याद रख लीजिएगा। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कब हुआ? तो 1949 में। जैसे आरबीआई एक्ट कब हुआ? 1934 में। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब? 1949 में। ये ध्यान रखिएगा आप, 1949 में। अगर कोई पूछता है द आरबीआई एक्ट कब बना, तो आप बोलोगे द आरबीआई एक्ट 1934 में। ये एक्ट भी कई बार एग्जाम में आपको पूछ दिए जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। आरबीआई के जो गवर्नर्स होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर्स जो होते हैं ना उसको मैक्सिमम 4 साल के लिए अपॉइंट कर सकता है भारत सरकार, लेकिन जनरली करता है 3 साल के लिए, ठीक है। और डेप्टी गवर्नर्स एंड गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिख लीजिए गवर्नर एंड डेप्टी गवर्नर are appointed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन नियुक्त करता है? भारत सरकार। फॉर मैक्सिमम 4 ईयर बट जनरली appointed for 3 ईयर। अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए अपॉइंट करता है,
ठीक है। तो दोस्तों आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर हमारे ऑफलाइन भी क्लासेस चलता है या हमसे बैंकिंग, जीके, जीएस जो भी चीज़ पढ़ना हो तो उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं 8448239114 पे। हमारा जो है ये व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप करके भेजिए। हमारा दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन क्लासेस चलती है, ऑनलाइन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे क्लासेस, ठीक है। और आज हम यही रखते हैं। पार्ट 2 में हम इसके आगे कंटिन्यू हम करेंगे, उसमें जनरली फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।